channels, flashing headlines. Russia is in war with Ukraine. Russia, which was once a mighty empire. To know more about Russia and Ukraine, we need to know about their history, the ideologies they have been supporting and the intentions of their people. 17th और 18th सेंचुरी में जब यूरोप इंडस्ट्रियलाइज हो रहा था तो उसे हमारे एक जर्मन फिलोसोफर कार्ल मार्क्स भी विटनेस कर रहे थे। वो देखते हैं कि बोर्जवाजीज, द वेल्दी क्लास, दोज हु ओन्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, किस तरीके से प्रोलिटेरियट्स, द वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। उन्हें उनके पूरे वेजेस भी नहीं दिए जाते और उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन भी किया जाता है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि अगर प्रोलिटेरियट्स एलीट क्लास को ओवरथ्रो करके मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को अपने हाथ में ले लेते हैं, जिसे सब मिल बांट कर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो सोसाइटी में कोई क्लास रह ही नहीं जाएगी। मतलब ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। इससे ही आसान लफ्जों में कम्युनिज्म कहा जा सकता है। एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वर्किंग क्लास के फेवर में और कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद के अगेंस्ट चलती है। फॉर टेंस ऑफ डेकेड्स रशिया वाज रूल्ड बाय मोनार्क्स, जिन्हें जार कहा जाता था। 1905 के अंदर रशिया के लोग और वहाँ की वर्किंग क्लास अपनी राइट्स को लेके पीसफुल प्रोटेस्ट करते हुए स्ट्रीट्स पर आती है। लेकिन जार निकोलस II, जो उस टाइम का रूलर था, उनके राइट्स को रिकॉग्नाइज कंसीडर करने के बजाय उन्हें मार देता है, उन्हें शूट कर देता है। और उस टाइम में मैसिव किलिंग्स होती हैं, जिसे रशिया की हिस्ट्री के अंदर ब्लडी संडे कहा जाता है। रशिया में सिविल वॉर चलती है जो कि 4 साल तक चलती है। फिर 1992 के अंदर होता है फॉर्मेशन ऑफ यूएसएसआर, यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। और उसी ईयर के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी बनती है रशिया के अंदर, जिन्हें लीड करते हैं व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन 2 साल तक पावर में रहते हैं और 1924 में उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद पावर में आते हैं जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन एक कट्टर कम्युनिस्ट थे। जब तक व्लादिमीर जिंदा थे वो जोसेफ स्टालिन को अपोज करते रहे, क्योंकि वो उनकी इंटेंशंस को जानते थे। लेकिन वहां के लोग उनकी इंटेंशंस को नहीं जानते थे, इसलिए वो पावर में आते हैं। जोसेफ स्टालिन के रास्ते में जो कोई भी आता था, यानी कि कम्युनिज्म के रास्ते में जो कोई भी आता था, वो उसे अपने रास्ते से हटाते जाते थे। वर्ल्ड वॉर II के बाद भी जिन कंट्रीज में कम्युनिज्म का इम्पैक्ट दिख रहा था और कम्युनिस्ट अपराइजिंग्स हो रही थी, वहां पर जोसेफ स्टालिन ने फंडिंग्स भी दी। 1953 के अंदर उनकी डेथ हो जाती है और तब रशिया के अंदर एक डेमोक्रेटिक वेव लेकर आते हैं मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव वाज अ मैन, ही वाज अ लिबरलिस्ट, जिनके आइडियाज वेस्ट को भी बहुत पसंद आते थे। 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव जनरल सेक्रेटरी ऑफ द रूलिंग पार्टी बनते हैं और 2 बहुत ही प्रोमिनेंट पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस करते हैं। द वन इज ओपननेस, द अदर वाज रीस्ट्रक्चरिंग। मिखाइल गोर्बाचेव चाहते थे कि रशिया खुद को डेमोक्रेटिक आइडियाज के लिए ओपन रखे और उस रशिया के अंदर जितनी भी हलचल हो रही थी रिलेटेड टू द इन्फ्लेशन, राइट्स ऑफ द पीपल, वो चाहते थे कि उस सब का हल रीस्ट्रक्चरिंग में ही ढूंढा जा सकता है। वो अपने डेमोक्रेटिक आइडियाज को कैरी फॉरवर्ड करते हुए जाते हैं, जिसका इम्पैक्ट धीरे धीरे कुछ कंट्रीज जैसे कि हंगरी खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। और 1991 के अंदर ये होता है कि इन्फ्लेशन और लोगों के कंज्यूमर गुड्स की शॉर्टेज के चलते बहुत सारी कंट्रीज, यानी कि ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज, खुद को रशिया से, यूएसएसआर से अलग कर लेती हैं और रशिया रह जाता है। और ऐसे होता है यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन। न्यूज चैनल्स, flashing headlines. Russia is in war with Ukraine. Russia, which was once a mighty empire. To know more about Russia and Ukraine, we need to know about their history, the ideologies they have been supporting, and the intentions of their people. 17th और 18th सेंचुरी में
जब यूरोप इंडस्ट्रियलाइज हो रहा था, तो उसे हमारे जर्मन फिलोसोफर कार्ल मार्क्स भी विटनेस कर रहे थे। वो देखते हैं कि बोर्जोइसीज, द वेल्दी क्लास, दोज हु ओन्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, किस तरीके से प्रोलिटेरियट्स द वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। उन्हें उनके पूरे वेजेस भी नहीं दिए जाते और उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन भी किया जाता है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि अगर प्रोलिटेरियट्स एलीट क्लास को ओवरथ्रो करके मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को अपने हाथ में ले लेते हैं, जिसे सब मिल बांट कर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो सोसाइटी में कोई क्लास रह ही नहीं जाएगी। मतलब ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। इसे ही आसान लफ्जों में कम्युनिज्म कहा जा सकता है। एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वर्किंग क्लास के फेवर में और कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद के अगेंस्ट चलती है। फॉर टेंस ऑफ डेकेड्स रशिया वाज रूल्ड बाय मोनार्क्स, जिन्हें जार कहा जाता था। 1905 के अंदर रशिया के लोग और वहाँ की वर्किंग क्लास अपने राइट्स को लेके पीसफुल प्रोटेस्ट करते हुए स्ट्रीट्स पर आती है। लेकिन जार निकोलस II, जो उस टाइम का रूलर था, उनके राइट्स को रिकॉग्नाइज कंसीडर करने के बजाय उन्हें मार देता है, उन्हें शूट कर देता है। और उस टाइम में मैसिव किलिंग्स होती हैं, जिसे रशिया की हिस्ट्री के अंदर ब्लडी संडे कहा जाता है। रशिया में सिविल वॉर चलती है जो कि 4 साल तक चलती है। फिर 1992 के अंदर होता है फॉर्मेशन ऑफ USSR, यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। और उसी ईयर के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी बनती है रशिया के अंदर, जिन्हें लीड करते हैं व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन 2 साल तक पावर में रहते हैं और 1924 में उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद पावर में आते हैं जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन एक कट्टर कम्युनिस्ट थे। जब तक व्लादिमीर जिंदा थे, वो जोसेफ स्टालिन को अपोज करते रहे, क्योंकि वो उनकी इंटेंशंस को जानते थे। लेकिन वहां के लोग उनकी इंटेंशंस को नहीं जानते थे, इसलिए वो पावर में आते हैं। जोसेफ स्टालिन के रास्ते में जो कोई भी आता था, यानी कि कम्युनिज्म के रास्ते में जो कोई भी आता था, वो उसे अपने रास्ते से हटाते जाते थे। वर्ल्ड वॉर II के बाद भी जिन कंट्रीज में कम्युनिज्म का इम्पैक्ट दिख रहा था और कम्युनिस्ट अपराइजिंग्स हो रही थी, वहां पर जोसेफ स्टालिन ने फंडिंग्स दी। 1953 के अंदर उनकी डेथ हो जाती है और तब रशिया के अंदर एक डेमोक्रेटिक वेव लेकर आते हैं मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव वाज अ मैन, ही वाज अ लिबरलिस्ट, जिनके आइडियाज वेस्ट को भी बहुत पसंद आते थे। रशिया एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है जो कि ईस्टर्न यूरोप से नॉर्दर्न एशिया तक एक्सटेंड करती है। इसके 11 डिफरेंट टाइम जोन्स हैं। जब USSR एग्जिस्ट करता था तो उसके अंदर 15 स्टेट्स इंक्लूडिंग रशिया आते थे। जब USSR का डिसइंटीग्रेशन होता है तो उसमें से यूक्रेन भी एक कंट्री, जिसे 1991 के अंदर इंडिपेंडेंस मिली थी। यूक्रेन, जिसकी पॉपुलेशन 43.6 मिलियन है, 77.8% वहाँ यूक्रेनियंस रहते हैं और 17.3% वहाँ पर रशियंस रहते हैं। जो वेस्ट है वो प्रो यूरोपियंस है और जो ईस्ट है वो प्रो रशियंस है। 1882 में रशिया की जो इम्पॉर्टेंट सिटी हुआ करती थी वो कीव थी, और कीव प्रेजेंट डे कैपिटल ऑफ यूक्रेन है। वर्ल्ड वॉर II के अंदर यूक्रेनियंस नाजीज के साथ और रशियंस के खिलाफ लड़ते हैं और यू कैन सी द रिजल्ट्स कि वर्ल्ड वॉर II रशिया जब जीत जाता है तो जोसेफ स्टालिन यूक्रेनियन से अपना पूरा बदला लेते हैं। इसी वजह से 1954 के अंदर एक रशियन लीडर जो कि यूक्रेनियन डिसेंट के थे, निकिता क्रूशेव, वो क्राइमिया, जो कि रशिया का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था, वो यूक्रेन को एज एन अपॉलजी गिफ्ट कर देते हैं। उन्हें भी पता था कि स्टालिन ने उनके साथ बहुत गलत किया है। इसी वजह से क्राइमिया आज भी ब्लैक सी के अंदर रशिया और यूक्रेन दोनों के लिए एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है।
यहाँ पर हम ब्रीफ में यूरोपियन यूनियन और नेटो के बारे में जानेंगे। नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे कि 1949 के अंदर यूएसए और उनके साथ मिलकर कनाडा जैसी कंट्रीज ने यूएसएसआर के एक्सपेंशन को रोकने के लिए बनाया था, और यूरोपियन यूनियन को 1993 के अंदर पोस्ट वॉर कोऑपरेशन के लिए एस्टैब्लिश किया गया था। 2010 के अंदर यूक्रेनियन प्रेसिडेंट विक्टर यानुकोविच, जो प्रो रशियन थे, वो नेटो से यूक्रेन की कैंडिडेसी को विड्रॉ करते हैं। 2014 में रशिया क्राइमिया को एनेक्स कर लेता है, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज इंक्लूडिंग यूक्रेन एंड इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन इस एनेक्सेशन को वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ डिक्लेयर करते हुए इस एनेक्सेशन को इनवैलिड डिक्लेयर कर देते हैं। वॉर्स आर नेवर इजी। यूक्रेन इज फेसिंग एक्सिस्टेंशियल थ्रेट एंड सो वॉज रशिया। अगर नेटो और यूरोपियन यूनियन जैसी ऑर्गेनाइजेशंस खुद को एक्सपैंड करने का ना सोचे और ओपन डोर पॉलिसी को लिमिट कर दे, तो ऐसी वॉर्स को रोका जा सकता था।